नमस्कार। आज हम वीरता और बलिदान की एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई। रेजांग ला का आखिरी मोर्चा। बात है फरवरी 1963 की। 1962 का भारत चीन युद्ध खत्म हुए 3 महीने हो चुके थे। देश में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। लेकिन लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों में बर्फ की मोटी चादर के नीचे एक ऐसा राज दबा हुआ था जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया था। जिन सैनिकों की कोई खबर नहीं थी ना, उनको लेकर तरह तरह की बातें फैल रही थीं। कुछ लोगों को लगता था कि चीन ने उन्हें बंदी बना लिया है, तो कुछ ने तो उन्हें कायर और भगोड़ा तक कह दिया था कि वो लड़ाई से डरकर भाग गए। पर क्या यही सच था? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक चरवाहे से। अपनी भेड़ें चराते चराते वो बेचारा रास्ता भटक गया और चुशल सेक्टर के रेजांग ला पहुंच गया, एक ऐसे वीरान और बर्फीली जगह जहां महीनों से कोई इंसान नहीं गया था। वहां उसने जो मंजर देखा उसने उसकी रूह कंपा दी। हर तरफ भारतीय सैनिकों की लाशें बर्फ में जमी पड़ी थीं। और कमाल की बात ये कि मौत के बाद भी किसी जवान के हाथ में राइफल वैसी की वैसी जकड़ी हुई थी, तो किसी ने हाथ में ग्रेनेड थाम रखा था, मानो वो अब भी दुश्मन पर फेंकने को तैयार हो। एक बात तो साफ थी, ये भगोड़े तो बिल्कुल नहीं थे। ये समझने के लिए कि आखिर ये सैनिक यहाँ क्या कर रहे थे और उनका ये हाल कैसे हुआ, हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। करीब 3 महीने पीछे, अक्टूबर 1962 में। रेजांग ला कोई 17,000 फीट की ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है और स्ट्रेटेजिकली ये जगह बहुत बहुत जरूरी थी। यहाँ भारत की एक हवाई पट्टी थी जो सैनिकों और हथियारों को लाने ले जाने के लिए बेहद अहम थी। मतलब साफ था, रेजांग ला पर कब्जे का मतलब था पूरे चुशुल सेक्टर पर कब्जा। और इसी जरूरी चौकी की हिफाजत का जिम्मा सौंपा गया मेजर शैतान सिंह भाटी और उनकी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को। इस कंपनी में थे कुल 120 जवान, ज्यादातर हरियाणा के, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी भयानक ठंड और इतनी ऊंचाई का सामना नहीं किया था। भारतीय कंपनी जिन मुश्किलों का सामना कर रही थी वो लगभग ऐसी थी कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। ये सच में हिमालय में डेविड और गोलियात की लड़ाई जैसी थी। दोनों सेनाओं में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ भारत के सिर्फ 120 सैनिक, तो दूसरी तरफ चीन के 3,000 से ज्यादा। हमारे जवानों के पास थी वर्ल्ड वॉर 1 के जमाने की 303 राइफलें, जिन्हें हर गोली के बाद रीलोड करना पड़ता था। और चीनियों के पास? उनके पास थे ऑटोमेटिक हथियार। और इन सब के ऊपर वहां का मौसम। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। ठंड इतनी कि कच्ची सब्जियां और फल पल भर में जमकर पत्थर हो जाते थे। और दुख की बात ये कि सैनिकों के पास इस ठंड से बचने के लिए ढंग के गर्म कपड़े तक नहीं थे। और एक बहुत बड़ी टैक्टिकल प्रॉब्लम भी थी। रेजांगला और भारतीय तोपखाने के बीच एक ऊंची पहाड़ी थी। इसका सीधा मतलब ये था कि लड़ाई के वक्त सी कंपनी को तोपखाने से कोई मदद, कोई भी आर्टिलरी सपोर्ट नहीं मिल सकता था। वो वहां पूरी तरह से अकेले थे। और फिर वो दिन आया, 18 नवंबर 1962, वो दिन जब इतिहास लिखा जाना था। जैसे ही चीनी हमला शुरू हुआ, मेजर शैतान सिंह ने रेडियो पर मदद मांगी, लेकिन जवाब आया, इस वक्त मदद भेजना नामुमकिन है। बेहतर होगा आप अपने जवानों के साथ पोस्ट छोड़कर पीछे हट जाएं। उनके पास एक मौका था अपनी और अपने जवानों की जान बचाने का। लेकिन मेजर शैतान सिंह ने ये फैसला अपने जवानों पर छोड़ा और सभी 120 जवानों ने एक सुर में जवाब दिया, साहब हम मर जाएंगे लेकिन ये पोस्ट नहीं छोड़ेंगे। ये एक ऐसा वादा था जिसने उनकी किस्मत और उनकी विरासत को हमेशा के लिए लिख दिया। लड़ाई सुबह होने से पहले ही शुरू हो गई थी। चीनी सैनिक एक के बाद एक लहरों में हमला कर रहे थे। सुबह 3:30 बजे पहला हमला हुआ, जिसे हमारे जवानों ने नाकाम कर दिया। लेकिन सुबह 4:55 पर चीन ने 1200 से ज्यादा सैनिकों के साथ पूरी ताकत से हमला बोल दिया। भारतीय जवान बहादुरी से लड़ते रहे, पर जैसे ही सुबह की पहली किरण निकली, उनके ठिकाने दुश्मन को साफ साफ दिखने लगे। उस दिन जो हुआ वो बहादुरी की अविश्वसनीय कहानियों से भरा पड़ा है। जब गोलियां कम पड़ने लगीं, तो भारतीय सैनिकों ने हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू कर दिया, मतलब आमने सामने की लड़ाई। सिंह राम और गुलाब सिंह जैसे पहलवान भाइयों ने तो अपनी ताकत से ही कई चीनियों को मार गिराया। और खुद मेजर सिंह हाथ और कंधे में गोली लगने के बाद भी एक रस्सी से मशीन गन को अपने पैरों में बांधकर लड़ते रहे।
पीछे हटना तो ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने लड़ने का फैसला किया, आखिरी सांस तक। मेजर शैतान सिंह ने अपना आखिरी ऑपरेशनल ऑर्डर दिया, लास्ट मैन लास्ट राउंड। मतलब जब तक आखिरी जवान जिंदा है और उसके पास आखिरी गोली है, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। चलिए अब वापस चलते हैं फरवरी 1963 में, जब भारतीय सेना की एक ऑफिशियल सर्च पार्टी आखिरकार उस युद्ध के मैदान पर पहुंची। वहां जो सबूत मिले, उन्होंने भगोड़े होने की सारी झूठी अफवाहों पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। एक भी जवान की पीठ पर गोली का निशान नहीं था। हर एक ने दुश्मन का सामना करते हुए सीने पर गोली खाई थी। नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल दहिया एक घायल साथी का इलाज करते हुए शहीद हुए थे। उनके हाथ में सिरिंज तक जमी हुई थी। और मेजर शैतान सिंह, उनका शरीर एक चट्टान के सहारे टिका था और उंगली अभी भी मशीन गन के ट्रिगर पर ही जमी हुई थी। इस असाधारण बलिदान को आखिरकार पूरे देश ने पहचाना। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 8 दूसरे सैनिकों को वीर चक्र मिला और पूरी 13 कुमाऊं रेजिमेंट को बैटल ऑनर रेजांग ला से नवाजा गया। शायद उनकी बहादुरी का सबसे बड़ा सबूत दुश्मन की तरफ से आया। चीनी सेना भी उनकी वीरता से इतनी प्रभावित हुई कि लौटते वक्त उन्होंने भारतीय जवानों के सम्मान में अपनी राइफलों को बर्फ में उल्टा गाड़ दिया, जो कि सैन्य परंपरा में सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। आज चुशुल में 1963 में बना रेजांग ला युद्ध स्मारक खड़ा है। इस पर उन सभी 114 बहादुरों के नाम लिखे हैं जिन्होंने उस दिन देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, ताकि उनकी ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए याद रखी जाए। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर इतिहास को कैसे याद किया जाता है और ये कहानी सुनाने का हक किसे मिलता है? इन 114 वीरों की सच्चाई महीनों तक बर्फ के नीचे दबी रही। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सच को सामने लाने के लिए भी एक लड़ाई लड़नी पड़ती है।